नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध। आप सबको बताना चाहूंगा कि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल रोजगार देने में सफल हुई है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1.5% है, वही राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 7.5% से अधिक है। मोदी भाजपा की सरकार को अब गुजरात मॉडल को त्याग देना चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल में किसान लाभान्वित हो रहे हैं, किसान खुशहाल हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पशुपालकों की सेवा हो रही है, महिलाओं को भी काम मिल रहा है। छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और गुजरात मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा मोदी भाजपा की सरकार ने किया था, उसको देने में असफल रही है, बल्कि 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने स्थिति में खड़ी हुई है। अब केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाना चाहिए और गुजरात मॉडल को त्यागना चाहिए। विधानसभा के 10वें दिन शून्यकाल में मीसाबंदियों का पेंशन का मामला उठा। विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि 1975 आपातकाल में जिन्होंने यातनाएं झेली है उन्हें सम्मान निधि दिया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उन्हें सम्मान दिया गया है। सरकार ने अपनी हठधर्मिता के कारण यह पेंशन बंद कर दिया है और कोर्ट के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। चर्चा कराने की मांग में अड़े बीजेपी विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष में शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। जिस प्रकार से यहाँ पर मीसाबंदियों का जो मामला है, लोकतंत्र सेनानी इस नाम से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो लोग मीसा में बंद रहे, एक सम्मान निधि की घोषणा की गई थी और सम्मान निधि उनको मिलता रहा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो नीयत उनकी बदल गई और उस सम्मान निधि को देना बंद कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय में वो लोग गए और न्यायालय में जाने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें आदेश पारित किया गया और इस आदेश के तहत इनको जो राशि बंद की गई है वो राशि दिया जाना है। इसलिए आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन छत्तीसगढ़ सरकार करे और जो लोकतंत्र सेनानी हैं, ऐसे लोगों की जो सम्मान निधि है, उस बात को लेकर के आज हम लोग शून्यकाल में उठाए उसको। और हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर के बड़े मन बना करके घोषणा कर दे कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपालन में किया जाएगा, लेकिन घोषणा नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार और लोकतंत्र सेनानी के लिए जो आज केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य में है और आज भी वहाँ पर लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इसके कारण में उन्होंने बंद किया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है, जो निर्णय है, उसका पालन होना चाहिए। हम आज उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे कि जब तक उनको ये राशि सम्मान निधि नहीं मिलेगी तब तक इस बात को उठाते रहेंगे। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं होने के कारण में ये राशि बंद की गई है।
रायगढ़ जिले में आईजी रतन लाल डांगी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों व पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आईजी डांगी ने थाना स्तर पर लंबित शिकायतों और महिला संबंधी मामलों की समीक्षा की। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रकरणों, अनुसूचित जनजाति मामलों में राहत प्रकरणों की भी जानकारी ली। बैठक के दौरान आईजी ने कोतवाली पुलिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मद्देनजर रखते हुए पुरस्कृत करने की बात भी कही और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। देखिए, अभी हम पूरे रेंज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाकर के थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो बैठक का जो मकसद ये है कि थाना स्तर पर जो शिकायतें पेंडिंग चल रही है और वहाँ पर यदि उनको फरियादी को नहीं सुना जाता तो एसपी ऑफिस में और आईजी ऑफिस तक पहुँच रही है, तो ये बड़ी गंभीरता से जो इसकी जाँच होना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। तो वही सेंसिटाइज करने के लिए हमने आज थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के साथ बैठक की है और जितने भी लंबित इनके पास में शिकायतें हैं उसका निराकरण करें। साथ ही जो लोगों से जुड़े इश्यू है, चाहे पासपोर्ट की बात हो या चरित्र सत्यापन से, इनसे संबंधित भी कई जो थाना चौकी में जो वेरिफिकेशन होना चाहिए टाइमली, वो नहीं हो रहा है, तो उसको जल्दी करने के लिए भी इनको निर्देश दिए गए और सभी थाना और चौकी के सभी मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही जो एनडीपीएस से संबंधित या जुआ सट्टे से संबंधित जितने भी जो कोई शिकायत आ रही है उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी उनको हिदायत दी गई है। और स्पेशली क्योंकि इस समय जो पुराने जो उनके पास में जो लंबित और भी मामले हैं उनको भी जो समय पर निकालने के लिए सबके साथ बैठ कर के एक एक शिकायत पे चर्चा की गई है, वो क्यों लंबित है, उसका क्या कारण है और फ्यूचर में हम किस तरह से इनका एक्सपीडिएट कह सकते हैं डिस्पोजल कर सकते हैं, उसके लिए इनको दिशा निर्देश दिए गए। सर, जो नाबालिग बच्चे खासतौर से वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाई देती है आपराधिक मामलों में, किस प्रकार से प्रयास होने? देखिए, अभी आप देखेंगे कि जो नाबालिग बच्चे तो जो नशे में है ही है, उसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो मेजर है वो भी काफ़ी घटनाएं कर रहे हैं, चाहे मर्डर की बात हो, चाहे 376 की बात हो, तो एक चिंता की बात है। और स्पेशली केवल जो है इसको पुलिस पे डाल करके जो है लोग बच नहीं सकते। हमको पूरे जो भी पेरेंट्स है, माता पिता है, और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, उनके ऊपर कितना कंट्रोल है। केवल ये कहने से कि जो नशा कर लिए तो नशा वो किन परिस्थितियों में कर रहा है, आपने उसको कितना छूट दी है, क्या आपने कभी अपने बच्चों से पूछा है कि आप इतने लेट तक कहाँ थे, किसके साथ में थे। ये चीज़ें जब तक ट्रैक नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर शुरुआत से ही कंट्रोल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए और देश के लिए काफ़ी गंभीर बात है और इसमें पूरी सोसाइटी की और जिले के वन विभाग कर्मचारियों की मांग 2017 से लंबित है, जिसको लेकर बांदे वन परिक्षेत्र और कापसी वन परिक्षेत्र के समस्त वन कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों के साथ विगत 2 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वन कर्मियों का कहना है कि सरकार वन कर्मियों की वेतन विसंगति को दूर करे, साथ ही तेंदुपत्ता वनोपज में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और ग्रेड पे बढ़ाने जैसी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी है। साथ ही ये भी कहा कि वन विभाग शासन को सर्वाधिक लाभ देने वाला विभाग है। इस विभाग के माध्यम से प्रदेश के कई लोगों को रोजगार मिलता है, पर शासन द्वारा ही इस विभाग के कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। हमारी मांगों में 12 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। उसमें से मुख्य मांग वेतन विसंगति और दूसरा मांग है तेंदुपत्ता लघु वनोपज 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और ग्रेड पे बढ़ाने की। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम अपने 12 सूत्री मांगों को शासन से पिछले कई दशकों से मांग कर रहे हैं। हमारी मांगों के प्रति पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के माध्यम से शासन को ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पर्यंत हमारी मांग पर शासन द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। इसको लेकर हम प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हैं। क्या क्या मांग है आपका? हमारी मांगे हैं वर्ष 2003 से
2750 से 3050 के का वेतन मिल रहा है, लेकिन इसका विभागीय भर्ती में 2003 से प्रावधान किए जाएं। दूसरा है संघ के द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जावे और साथ में अन्य 10 सूत्री मांगों पर शासन जल्द विचार करे। इसके संबंध में हड़ताल पर। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आपका रणनीति क्या रहेगी? हम मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चक्करबाय से लापता हुए 2 मासूम बच्चों की आज 48 घंटे बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान खेत में लाश मिली है। दोनों बच्चों की उम्र महज 5 और 7 साल है। दोनों शनिवार से लापता थे। लाश मिलने की सूचना पर बलौदाबाजार एसपी समेत पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। साथ ही दोनों बच्चों की लाश मिलने की सूचना के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चकरवाई गांव की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2 बच्चे लवेंद्र और शौर्य लगभग 6-7 वर्ष के हैं। दोनों परसों लगभग 12 बजे से घर से निकले हुए हैं संडे को, और उसके बाद से वो घर नहीं आया है करके उन्होंने कल थाने में रिपोर्ट किया था। क्योंकि मामला नाबालिग बच्चों से संबंधित है, इसलिए तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया गया 363 का, और गंभीरता को देखते हुए तत्काल 2 टीमें बना करके हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर, संभावित जगहों पर उनको बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया। चूँकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि एनीकट के पास भी देखे गए हैं, तो हम लोगों ने होमगार्ड की टीम, गोठाकोट की टीम के माध्यम से भी वहाँ पता तलाश किया और साथ में डॉग स्क्वाड की मदद ली। और कल काफ़ी मेहनत करने के बाद, रात को मेहनत किया, इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आज सवेरे किसी के माध्यम से जानकारी दिया गया कि ये चकरवाय और खड़वे गाँव के बीच में खार खेत है, वहाँ पे इनको देखा गया है। इनकी पहचान कर ली गई है, जो दोनों गुम बच्चे थे वही है। अभी डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की जा रही है और आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम करने के बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लग रहा है? प्राथमिक देखने पे हत्या का मामला ही प्रतीत होता है, लेकिन पीएम और पंचनामा और पीएम करने के बाद भी अंतिम रूप से कहा जा सकता है। सर किन किन कड़ियों पर पुलिस मतलब सामने आ रही है बातों को लेकर? वैसे तो इन छोटे बच्चे के बारे में बताया गया काफ़ी ये चंचल प्रवृत्ति के थे और काफ़ी मिलनसार भी थे, तो ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा होने की बातें तो सामने नहीं आ रही हैं। किंतु इसके बाद भी हम लोग गांव में जो इनके माता पिता हैं उनसे और भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पहले कभी लड़ाई झगड़ा किसी के पास हुआ हो या और भी कोई बात हो, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। दुर्ग जिले में भिलाई निगम चुनाव हुए अभी 2 ही महीने बीते हैं और बजट बैठक की तैयारी जोरों पर है, पर भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस की शहर सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा दल के पार्षदों ने वार्डों में साफ सफाई और अन्य कार्यों में भेदभाव किए जाने को लेकर नगर निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही अपना आक्रोश जाहिर करते हुए सफाई एजेंसी के नाम पर भिलाई विधायक को घेरने का प्रयास किया और नगर निगम आयुक्त को अपना ज्ञापन भी सौंपा। लगातार जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी तब तक प्रदर्शन करेंगे, और अगर आगामी 25 तारीख को जो सामान्य सभा होने वाली है, अगर उस सामान्य सभा के पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा जाएगा तो हम सब कचरा लेकर के सामान्य सभा में जाएंगे। मैं ये आयुक्त और महापौर को ये चुनौती देता हूँ कि 25 तारीख के पहले उस व्यवस्था को सुधार ले, नहीं तो हम लोग तगाड़ी में अपने सर पर कचरा लेकर के सामान्य सभा में जाएंगे और वहाँ भी ये प्रदर्शन करेंगे, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के अंदर में अपने आप में एक अलग उदाहरण होगा, और ये नगर निगम के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात नहीं हो सकती। सर मैं बोलती हूँ जाके 50 बार, लेकिन भेजते नहीं है। जैसे भी डंपर मांगो तो 1.5 महीने हो गए, देते नहीं है, बोलते हैं बंद हो गए, खराब हो गए। और मैं आज बोलूँगी तो कल फ़ोन करूँगी कैसे नहीं भेज, बोलते हैं दूसरे वार्ड के मंगाए तो उधर भेज दिए। ये भेदभाव कांग्रेस बीजेपी में चल रहा है। क्या कचरा सफाई नहीं कर रहे हैं लोग? कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते हैं? कर्मचारी भी नहीं मानते हैं, बोलते करते रहे मैडम, बैठ जाते हैं। और सर लोग को बोलो तो बोलते हैं आप लोग दबाव बनाओ उस पर, वो भी नहीं होता है। और फ़ोन करो तो उठाते भी नहीं, एक बार उठा देंगे, बाद में बोलो तो उठाते ही नहीं है, बोलते हैं। और जैसे भी तो मैं कब से मांग रही हूँ लेकिन दे नहीं रहे। कमिश्नर से क्या शिकायत है? बार उपायुक्त के पास आए थे, लेकिन वो हम लोग उसके लिए बोरिंग के लिए आए थे, लेकिन वही चलते कांग्रेस लोग बोलते हैं तो भेज देते हैं। मैं 50 बार जाके बोलूँगी लेकिन भेजते नहीं हैं। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम ईश्वरी नेताम है, सेक्टर 4 वार्ड 58। निगम की पूरे वार्डों में सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी वार्ड में सफाई नहीं हो। हम सिमिलर हर वार्ड में सफाई कर्मियों को भेजते हैं और रेगुलर सफाई हो रही है, सभी वार्डों में सफाई हो रही है। ये कहना गलत है कि हम किसी वार्ड को छोड़ दें।
तो सर फिर बीजेपी के वार्डों में सफाई के जो पार्षद है उनके वार्डों में सफाई नहीं हुई, वाकई कचरा और गंदगी पसरी पड़ी है। वो लोग कचरा लेके भी आए थे और मेन गेट पे उन्होंने प्रदर्शन भी किया, कचरा दिखाया भी उन्होंने 4 बार। देखो, प्रदर्शन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है उनका कुछ दूसरा मुद्दा हो सकता है। बाकी हमारा निगम का काम सफाई का है, हर वार्ड में सफाई हो रही है। मैं हर दिन मॉर्निंग विजिट करता हूँ, ऐसा कोई शिकायत मुझे नहीं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आकर के पर्सनली मिल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समस्या का मैं बिल्कुल करूँगा। ऐसा नहीं है कि इसके वार्ड में सफाई नहीं हो। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के सिल्ली गांव में वार्ड 8 के पंच मानू पटेल पर बीते गुरुवार को फरसा से हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। घटना में घायल हुए पंच को पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें बिलासपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शिवलाल डिकस्कर, चित्रेश डिकस्कर और उसके पिता गंगाराम द्वारा गांव के ही राहत राम रतन, धनंजय पटेल और पिंटू पटेल, इनके पूर्व में पुरानी रंजिशें थी। उसकी वजह पर इन आरोपीगण द्वारा राम रतन के दाएं गला और पर फरसा से प्राणघातक हमला किया गया था। मामले की रिपोर्ट जैसे ही है तब अब मामला पंजीबद्ध किया, 307 कायम किया गया और इनकी धरपकड़ के लिए काफ़ी प्रयास की जा रही थी। दिनांक को राम रतन के ऊपर प्राणघातक हमला करने के बाद उसके इलाज हेतु तत्काल रेफर कर दिया गया है। आरोपी धरपकड़ की टीम गठित की गई थी और उसी में शिवलाल डिकस्कर जो इनके मुख्य अभियुक्त थे, जिन्होंने फरसा के द्वारा राम रतन पर प्राणघातक हमला किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके भाई चित्रेश डिकस्कर को भी, जो कि गैती व फरसा लहराता था, भय कारित करने के आरोप में, साथ ही साथ उनके गंगाराम उनके पिता के, जिन्होंने डंडा और गैंती से भी हमला किया गया था। इसमें अन्य जो घायल धनंजय पटेल और पिंटू पटेल भी हैं, जिनको भी चोटें लगी हुई थी। इस पूरे मामले में पंजीबद्ध करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। रायपुर के बच्चा किडनैपिंग मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। मामले के प्रमुख मास्टरमाइंड शेर खान और उसकी पत्नी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आरोपी ने राजेंद्र नगर स्थित बूढ़ी माई मंदिर के पास सोए हुए बच्चे को किडनैप कर अपने रिश्तेदार को बेच दिया। कई दिनों तक पुलिस आरोपियों और बच्चे की तलाश करती रही, जिसके बाद मामले में 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अब घटना के प्रमुख मास्टरमाइंड शेर खान और उसकी पत्नी मुमताज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने मामले की पुष्टि की है। जो सुभाष सोनवानी नामक बच्चे का जो अपहरण हुआ था, उस के तारतम्य में शेर खान उर्फ शेरू उर्फ गुड्डू, इसकी गिरफ्तारी हुई है तथा इसकी पत्नी मुमताज बानो की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की गई है। शेर खान और गुड्डू जो है वो मौलीपारा तेलीबांधा क्षेत्र का रहने वाला है और अभी ये वर्तमान में ये लोग मंदिर हसौद के पास एक मकान किराए में लेकर अपनी पत्नी के साथ में रह रहे थे और उस मकान से ही जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है और दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, क्या और भी बच्चे जैसे गायब होते हैं तो क्या गिरोह टाइप का ऐसा इसको चल रहा था कि क्या कुछ किस तरीके से पता चला जांच? इसमें अभी तक के वो तथ्य तो सामने नहीं आए हैं और बाकी जो है इसमें अभी जांच जारी है और अभी तक के इस प्रकार के कोई तथ्य जो है वो प्रकाश में नहीं आया है। रायगढ़ शहर के जूट मिल क्षेत्र में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को आज सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। वार्ड पार्षद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष के हाथों सरकार द्वारा प्रदान की गई साइकिल को लेकर स्कूली छात्राओं के चेहरे खिल उठे। शासन की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त बीपीएल कार्ड धारक परिवार की वह स्कूली छात्राएं जो मिडिल से हाई स्कूल में प्रवेश लेती हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साइकिल दी जाती है।
साइकिल हम लोग को आज वितरण किया गया है। पहले साइकिल नहीं था तो जो बच्चे दूर से आते थे उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी और समय भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन अब साइकिल मिला है सर और सरकार की तरफ से, तो अब हमारा समय भी बचेगा और कहीं आने जाने में और स्कूल आने में, ट्यूशन वगैरह में हमको बहुत सहायता मिलेगी। हाँ, हमारे विद्यालय में ST SC और BPL वर्ग की 53 बालिकाओं को पिछले वर्ष की साइकिल दी जा रही है। ये बच्चे अभी 10वीं में हैं, जो 9वीं पढ़ रहे उस समय का साइकिल मिलना था। 9वीं वालों को आने वाले कुछ ही दिनों में उनको भी साइकिल दिए जाने का प्रस्ताव है। शासन की ये एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जब बच्चा मिडिल से हाई स्कूल पढ़ने आता है तो उसको स्कूल दूर पड़ता है, इसलिए उसको साइकिल दी जाती है ताकि बच्चियों को बाहर से आवागमन से असुविधा से बचे और उनका समय बचे और आगे की पढ़ाई, वो हायर सेकेंडरी कॉलेज तक की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो शासन को भी धन्यवाद, ये बहुत अच्छी जो हैं, इससे बालिकाओं की दर्ज संख्या विद्यालय में बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ बालिका सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। थैंक यू। कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए यशोदा वर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। वर्मा राजनांदगांव जिला पंचायत की पूर्व सदस्य और खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। यशोदा का चुनाव 24 दावेदारों में से किया गया है। अब पार्टी उनके नामांकन की तैयारी कर रही है। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। गौरतलब है कि खैरागढ़ में उपचुनाव JCCJ विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद कराया जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से 23 नाम आए थे चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से हमने 6 नामों का सर्वे कराया और 6 नामों में जो प्रथम स्थान पर रहा यशोदा नीलंबर वर्मा, जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाईकमान ने मुहर लगा दी है और उसका विधिवत घोषणा भी हो गया है। तो हमारी प्रत्याशी खैरागढ़ में यशोदा वर्मा होंगी और कल हम विधिवत नामांकन राजनांदगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे। उसके साथ साथ चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा हमने की है। माननीय वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में एक चुनाव संचालन समिति की घोषणा की है और कल से ही हम लोग चुनाव के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हम खैरागढ़ उपचुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला सदन में उठा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज उठाया मामला। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, ब्लैक लिस्ट कंपनी को बकाया भुगतान करना अनुचित था। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग की। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कमेटी से जांच कराने का ऐलान किया। बीज निगम के सप्लायर त्रिमूर्ति साइंस प्लांट लगातार जिस प्रकार से उनके द्वारा अनियमितता की गई और इसको लेकर के जब पहले बार प्रश्न या ध्यानाकर्षण के माध्यम से हाउस के अंदर में मंत्री जी के द्वारा, कृषि मंत्री जी के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद में बिना शासन के अनुमति लिए उसका भुगतान कर दिया गया, उसको बहाल कर दिया गया। और जब फिर यहाँ पर प्रश्न लगा तो फिर बताया गया जवाब में कि उसको फिर डिबार कर दिया गया है। ये लगातार मामला उठती रही और जिस प्रकार से अनियमितता उनके द्वारा लगातार की जाती रही, आज सदन में इनके भ्रष्टाचार के सारे जांच करने के लिए और सारे अनियमितता के जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़े मामला है कि सदन के कमेटी से जांच होना और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अमानक बीज, अमानक खाद, अमानक पेस्टिसाइड लगातार जिस प्रकार से सप्लायरों के द्वारा जो अमानक किसानों को देने का जो मामला रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में
इस जांच के बाद में विराम लगेगी और इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिलेगा। जगदलपुर बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल किया है। वहीं अब धीरे धीरे इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी हो रहा है। नक्सल क्षेत्र के युवाओं ने अब तक बस्तर से बाहर कदम नहीं रखा था। CRPF 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आदिवासी आदान प्रदान के द्वारा बच्चों को बाहर के कल्चर के बारे में जानने पहचानने के लिए भेजा जाता है। इससे पहले भी 80 बच्चों को राजस्थान के जयपुर भेजा गया था, जहां उन्होंने बस्तर के बारे में उन्हें बताया और वहां की संस्कृति लेखक बस्तर पहुंचे थे। बीते दिनों भी CRPF नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नक्शा क्षेत्र के 100 युवकों को लुधियाना के लिए भेजा गया है, ताकि ये बच्चे वहां पहुंचकर लोगों के साथ बस्तर के कल्चर के बारे में बताएंगे और वहां की जो संस्कृति है वह लेकर बस्तर पहुंचकर नक्सल क्षेत्र के युवकों को बताएंगे। अब धीरे धीरे बस्तर बदल रहा है। यहाँ के लोग अब उस दुनिया को देखने जा रहे हैं जो दुनिया उन्होंने कभी भी नहीं देखी है। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और CRPF कैंप के द्वारा हमें अलग अलग जगहों पर घुमाया ले जाए। 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम अभी लुधियाना जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। जब बस्तर क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उतनी अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह रहन सहन खान पान जो चीज़ हमको सीखना है वो हम दूसरे जगह से सीख सकते हैं। यहाँ का कल्चर प्रोग्राम को जहाँ बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वहीं जाके दिखाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ जो हो रहा है, जो स्थिति वहाँ है, वो हम लोग यहाँ गांव में आके बहुत अंदरूनी एरिया में ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ना कुछ, ऐसे ही सब वहाँ जाके क्या व्यवस्था है वहाँ देख के आएंगे। और हम लोग यहाँ जो युवा है, गांव के युवा है, उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्क्वाड्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके 1 हफ्ते का टूर होगा, जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेके हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। इस पूरे 1 हफ्ते में हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से। ये कुल प्रोग्राम जो होता है ये टोटल 15 स्टेट्स जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे किए जाते हैं, और टोटल LWE अफेक्टेड जो स्टेट्स होते हैं वहाँ से सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेते हैं और शेयर भी करते हैं। इस समय कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास है वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। ये संस्कृति का आदान प्रदान के तो ये MHA के डायरेक्शन के पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी ये 13वां साल में ये 13वां का दूसरा चरण चल रहा है। तो इसी को रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी सारे प्रतिभागी जो हैं लुधियाना के लिए मार्च करेंगे। साइकिल चलाकर कई रिकॉर्ड बनाने वाले राजनांदगांव शहर के यश सोनी राजनांदगांव से सुकमा जिले की साइकिल यात्रा पर निकले। इस दौरान वे लगभग 450 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। थैंक यू। अभी घाटी खत्म नहीं हुई है कि आधे बीच में रोड भी दिक्कत वाली आ गई। क्या करें, मजबूरी है, चलाना तो पड़ेगा। इसी के साथ बने रहिए। अभी घाटी तो खत्म नहीं हुई है बालोद के पीछे की। अभी झलमला पार करने के बाद, गन्ना रस पीने के बाद, जो कि बालोद में आता है, बालोद से 2 किलोमीटर आउटर का हिस्सा है झलमला, उसको पार करने के बाद मैं अब निकल गया हूँ सीधा कांकेर के लिए। कांकेर रुकूंगा फिर से पानी या जूस या गन्ना रस पीने के लिए, उसके बाद सीधा केसकाल घाटी। उसी तरह साइकिलिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। हेलमेट मैंने उतार के रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा चुभ रही है। थोड़ा सा अब जंगल स्टार्ट हो गया है, बालोद के आउटर में मैं पहुंच चुका हूं।
इसी तरह देखते रहें, बनाए रहें अपना विश्वास। थैंक यू। झलमला से चलने के बाद में एक ऐसी घाटी आया हूँ जो कि पूरी रिजर्व्ड है आदिवासियों के लिए, आदिवासी गौड़ समाज के लिए, और यहाँ पे रुकना मना है। यहाँ से गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं निकलती, एकदम सुनसान है। अभी 10 मिनट वेट करने के बाद देखिए एक ब्लू कलर की एम्बुलेंस आ रही है, जो कि वो भी बिना शोर शराबा किए, बिना सायरन बजाए जा रही है। ये एरिया भालू, हिरण, जंगली खरगोश, अजगर सांप इन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। बहुत देर के बाद मेरे को ये गाड़ी देखने को मिली, नहीं तो पूरा सुनसान है, बहुत घना जंगल। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ एक आध मेरे को जंगली भालू दिख जाए, हिरण दिख जाए, अजगर सांप दिख जाए तो दर्शन हो जाए भाई जंगली जानवर के। पर दूर दूर तक अभी कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सुनसान घना जंगल है। कम से कम ये अभी 15 किलोमीटर का और है, और छोटी छोटी इसमें चढ़ान वाली घाटियाँ हैं। बस थोड़ा सा मैं रुका था पानी पीने के लिए, बस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वर्तमान समय में 10 एम्बुलेंस के साथ अपनी सेवा दे रहे बेमेतरा जिले के एम्बुलेंस लगभग 8 साल पूर्ण कर लिए हैं और सभी एम्बुलेंस की नवीनीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में पीएचसी देवकर और जिला अस्पताल बेमेतरा की एम्बुलेंस की पेंटिंग प्रक्रिया पूरी होकर वापस अपनी सेवा देने को तैयार हो गई है, जिसे सीएमएचओ डॉक्टर केसरवानी द्वारा हरी झंडी देकर अपने कार्य क्षेत्र में रवाना किया गया।